Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is going to give you a lot of information about lawyer, advocate and barrister, and also about senior advocate, advocate general, solicitor general and attorney general. तो हमारे पहले दो टर्म्स है लॉयर और बैरिस्टर। सबसे पहले हम लोग लॉयर के बारे में समझेंगे। लॉयर यानी हिंदी में जिसे हम लोग वकील कहते हैं, वह एक ऐसा पर्सन होता है जिसने लॉ की पढ़ाई की हो और वह लॉ ग्रेजुएट हो, चाहे अब उसने 3 साल का LLB का कोर्स किया हो या फिर 5 साल का LLB का कोर्स। बट क्या एक लॉयर क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या वो केसेस लड़ सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। अब लॉयर से ही एक सिमिलर टर्म है कॉल्ड बैरिस्टर। तो अगर आपने लॉ की पढ़ाई इंडिया में की है और अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं इंडिया में, तो आप एक लॉयर कहलाएंगे। और वहीं अगर आपने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड में की है और आप वहाँ से ग्रेजुएट हैं, तो आप एक बैरिस्टर कहलाएंगे। तो बस टर्म्स डिफरेंटली यूज़ करते हैं, बाकी दोनों का मतलब एक ही होता है। और हाँ, लॉयर की तरह ही बैरिस्टर भी कोर्ट में किसी भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है और केसेस नहीं लड़ सकता है। तो जब एक लॉयर अपने आप को बार काउंसिल में एनरोल करवा लेता है, तब वो बन जाता है एक एडवोकेट, जिसे हम हिंदी में अधिवक्ता भी कहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपकी लॉयर की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्ज़ाम देंगे, यानी BCI एग्ज़ाम। और अगर आप वो भी क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है विच अलाउज यू टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट। इसके बाद आप एक लॉयर से प्रमोट होकर एडवोकेट बन जाते हैं। और अगर कोई भी आदमी एज एडवोकेट अपने आप को बताता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके पास लाइसेंस है कि वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सके और वो क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है और केसेस भी लड़ सकता है। यही डिफरेंस होता है एक लॉयर और एक एडवोकेट के बीच में। जो लॉयर होता है उसके पास बस लॉ की डिग्री होती है और उसने लॉ के बारे में पढ़ाई की होती है। वही एडवोकेट बार काउंसिल में एनरोल्ड होता है और उनके पास लाइसेंस भी होता है टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट, और वो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और केसेस भी लड़ सकते हैं। अब इसके लिए भी हम लोग 3 टर्म्स यूज़ करते हैं: एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR। तो ये डेजिग्नेशन या सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट उन एडवोकेट्स को देते हैं जिन्हें अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, यानी उन्होंने 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस की हो, बहुत सारे केसेस में अपीयर हुए हो और कौन उनके फेवर में आए हैं और कौन नहीं, ये सब देखकर डिसाइड किया जाता है। यानी सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन स्पेशल नॉलेज और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को देखकर दिया जाता है। इसके बाद आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR। क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक AOR ही है जो केस फाइल कर सकता है? जनरली हर कोर्ट के अपने कुछ रूल्स, फंक्शंस और प्रोसीजर्स होते हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ रूल्स हैं। तो अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो उससे सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट हो सकता है। इसीलिए जो भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR में रजिस्टर्ड है, सिर्फ वही एडवोकेट किसी भी केस को फाइल कर सकते हैं। आपको AOR बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट AOR एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट AOR एग्ज़ाम है, इसकी एलिजिबिलिटी कुछ इस प्रकार है कि आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। अब ये 5 इयर्स 4+1 में बटा हुआ है, यानी 4 years ऑफ प्रैक्टिस प्लस 1 year ऑफ ट्रेनिंग विद एन AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो ये था डिफरेंस एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR के बीच में। इसके बाद बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, जिसे हम लोग महाअधिवक्ता कहते हैं हिंदी में। एडवोकेट जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC CSE मेंस। एंड इसके बारे में मेंशन किया गया है इन द आर्टिकल 165, सो यू कैन रीड अबाउट इट इन आर्टिकल 165। एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल एट द जनरल लेवल, गॉट इट? एंड ही और शी इज़ द चीफ लीगल एडवाइज़र टू अ स्टेट गवर्नमेंट, और एक पर्टिकुलर स्टेट के ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। गवर्नर एक एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं और एक एडवोकेट जनरल इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। देयर आर सम पॉइंट्स फॉर इट। सो पॉइंट नंबर 1,
Indian citizen. Point number 2, held a judicial office in India for 10 years. Point number 3, he or she must have been an advocate in High Court for 10 years. अब एक एडवोकेट जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. अटॉर्नी जनरल ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, बट ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब हमने देखा कि एडवोकेट जनरल एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. And this topic is also very important from the perspectives of UPSC CSE mains, and it is mentioned in the article 76, so you can read about it. He or she is appointed by the president, यानी president एक attorney general को appoint करते हैं, and an attorney general should have the qualification of a Supreme Court judge. There are some qualification criteria also. Number 1 is Indian citizen. Number 2 is either completed 5 years in High Court as a judge or 10 years in High Court as an advocate. या तो उन्होंने 5 साल कंप्लीट किए हो एज अ जज इन हाई कोर्ट, या तो 10 साल एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट. नंबर 3, एमिनेंट ज्यूरिस्ट. इट मीन्स दैट ही और शी शुड बी अ represented legal scholar in the eyes of the president. Term is not fixed. It means that the number of years in which the attorney general will be in her or his office is not fixed. यानी ये फिक्स नहीं है कि कितने साल तक एक अटॉर्नी जनरल अपने ऑफिस में रहेगा. So if you want to know more about this topic, so it is mentioned in article 74 clause 1. You can read about it. एक अटॉर्नी जनरल की कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं. सो ही और शी represents the government of India in the Supreme Court and also appears in the High Court if any case is related to the government of India. यानी एक अटॉर्नी जनरल इंडियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, और तो और अगर हाई कोर्ट में कोई भी केस इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड हो तो वहाँ पर भी एक अटॉर्नी जनरल अपीयर होता है. Some miscellaneous facts about them. So Attorney General's power and privileges are on par with those of MP. यानी जो भी पावर्स MP को दी गई हैं वही सेम पावर्स एक अटॉर्नी जनरल को भी दी गई हैं. He or she is not a government servant. इसका मतलब ये हुआ इंजीनियर और भी बहुत सारी जो जॉब्स होती हैं उनमें से बहुत सारी जॉब गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं. तो यानी एक तरीके से वो जो जॉब कोई कर रहा है दैट पर्सन इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बट एन अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट. ही और शी हैज़ अ राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बट विदाउट अ राइट टू वोट. यानी एक अटॉर्नी जनरल के पास राइट होता है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बोल सके, बट उनके पास वोट करने के लिए राइट नहीं होता है. मतलब कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में बोल तो सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते हैं. एंड करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ आर वेंकटा रामनी. सॉलिसिटर जनरल. सो इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है जैसे एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल है. It is merely a statutory post, and Solicitor General is the second highest law officer of India. He or she subordinate to Attorney General. Appointments Committee of the Cabinet यानी ACC Solicitor General को अपॉइंट करते हैं, और प्रेजेंट Solicitor General हैं तुषार मेहता. चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बीच का डिफरेंस. सो अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, और सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं सॉलिसिटर जनरल. एक सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को हेल्प करता है, और अभी प्रेजेंट में जो अटॉर्नी जनरल है वो है आर वेंकटा रामनी, और जो प्रेजेंट में सॉलिसिटर जनरल है वो है तुषार मेहता.
So now I'm hoping that after watching this video you all understood that what is the difference between a lawyer, barrister, and what is the difference between an advocate, senior advocate, and advocate on record, means AOR, and basic knowledge and basic information about attorney general, advocate general, solicitor general, and everything. So hope you all like the video. We'll meet again. Till then, take care and bye bye.